स्टैंड अप विथ शान हिंद नयापुरा फतेह मैदान में लिया जा रहा है। इस प्रोग्राम से हमारा मकसद अव्वल दिन से यही रहा कि घर में बैठी हुई हमारी माएँ बहनें, घर में बैठे हुए लोगों तक हमारी आवाज़ जाए, वो घर में बैठकर सुकून से सुन सके और सोच सकें। तशहीरी जलसे भी होते हैं, उसमें नारेबाजी भी होती है, एक माहौल बनता है। मगर मालेगांव शहर में जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं आई कि वो आवाम के बीच में खड़ा होकर ये बोले कि आप सवाल करिए कि आप मुस्तकबिल में क्या चाहते हैं और हमने माजी में क्या किया। ये 25 साल की मिली जोड़, माजी में 25 सालों में क्या किया, ये अवामी सवाल करने के लिए कभी मैदान में आए ही नहीं। ये तशहीरी मुहिम का आखिरी वक्त है। अभी अदर चच्चा आपके सामने बोल रहे थे, बड़े जज्बाती हो गए। इसी वजह से मैं भी कहीं ना कहीं उस तरह से नहीं बोल पा रहा हूँ। ये नयापुरे में मैं खड़ा हूँ, नयापुरे के घर घर मेरी आवाज़ जा रही है। आप मुझे बताइए, ये नयापुरा जहाँ से निहाल साहब थे, निहाल अहमद जैसा लीडर जिसको पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते थे, पहचानते थे, उनके काम की सराहना किया करते थे, वो अगर हजार खोली भी गए तो उन्होंने वोट हमेशा नयापुरे में ही रखी, राशन कार्ड अपना नयापुरे में ही रखा। ये लगाव था नयापुरे से, ये मोहब्बत थी नयापुरे से। जिनके इंतकाल के 10 साल के बाद भी अगर हम कहीं मंत्रालय या बंबई या किसी और पार्टी के लीडरों के पास चले जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये निहाल अहमद के शहर से आए हैं। सिर्फ ये मालूम हो जाता है कि ये निहाल अहमद के शहर से आए हैं या निहाल अहमद के रिश्तेदार हैं। तो आज भी दूसरी पार्टियों के मिनिस्टर, आज हमारे मुखालिफ एक ऐसा भी उम्मीदवार है, मैं फिलहाल उसका नाम नहीं लूंगा, जब उसकी सदारत की बात एक पार्टी में चल रही थी तो मैं खुद साथ में गया था। घंटों इंतजार कर रहे थे जयंत पाटिल से मिलने के लिए, मगर जैसे ही समझा कि मुस्तकीम डिग्निटी भी आया है जो निहाल साहब के दामाद हैं, तो जयंत पाटिल ने सब काम छोड़कर हमको बुलाया। जो लोग निहाल अहमद के नाम से जाने जाते हैं, जो लोग निहाल अहमद के नाम से पहचाने जाते हैं, वो आज निहाल अहमद की लड़की खड़ी है उसकी बुराई करते हैं। मैं तो हैरान हूँ। जिनका सियासत, जिनकी सियासी सफर निहाल अहमद के नाम से शुरू हुआ, जिनकी रोजी रोटी निहाल अहमद के नाम से इस शहर में शुरू हुई, जो निहाल अहमद के नाम से स्कूल बोर्ड के चेयरमैन बने, आज उनके घर के लोग निहाल अहमद की बुराई कर रहे हैं। जो सियासत में आज भी सिर्फ इसलिए पहचाने जाते हैं कि वो निहाल अहमद के कोई रिश्तेदार लगते हैं। यही पहचान है उनकी सियासत में कि वो जब लीडरों के पास जाते हैं तो आज भी उनको चिट्ठी यही देना पड़ती है कि हम निहाल अहमद के पोते हैं और हम निहाल अहमद के भतीजे हैं। उस निहाल अहमद की लड़की के खिलाफ आप बोलते हो। कल यहीं पर जो जलसा हुआ, एक मुकर्रिर जिसका नाम भी हम पूरे कैंपेनिंग में लेना पसंद नहीं करे, जिसके बारे में बुलंद इकबाल ने कहा था कि अगर साल में 3 मौसम है और वो 3 मौसम के बारे में हमसे पूछा जाएगा तो मैं अच्छी से बात करूंगा, जो बेमौसमी है उसके बारे में क्या बोलूं। जिनके घर के लोग सुनते नहीं हैं, वो निहाल अहमद के घर की बुराई कर रहे हैं, वो भी नयापुरे में उस जगह से कर रहे हैं जहां मौजूदा एमएलए बैठे हुए हैं।
मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब स्टेज पर बैठे हैं और निहाल अहमद के खानदान की बुराई की जा रही है, निहाल अहमद की बीवी की बुराई की जा रही है, निहाल अहमद की लड़की की बुराई की जा रही है, वो भी इतने ऐसे मोहल्ले में जो पढ़े लिखों का मोहल्ला है, जो जज्बाती तौर पे निहाल साहब से जुड़ा है। एक वक्त में अगर इस मोहल्ले ने कोई फैसला किया था तो वो निहाल साहब के खिलाफ फैसला नहीं था। जब इन लोगों को ये लगने लगा कि निहाली लोग जाग गए हैं, शहर में तब्दीली की लहर पैदा हो गई है, तो अब वो लोग समाजवादी और निहाल अहमद के खिलाफ बोलने लगे। जो अपने आप को बड़ा निहाली बोलते हैं, जो बात बात में निहाली बोलते हैं, पार्टी तो ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़े की तरह, और ये उसूल पे बात करेंगे, ये निहाल अहमद के उसूल की बात करेंगे, ये निहाल अहमद को अपना उस्ताद मानने की बात करेंगे। जो निहाल साहब अपनी हयाती में जिनको हकाल दिए, छोड़े नहीं, हकाल दिए, मैं बोल रहा हूं, और सारा शहर जानता है कि निहाल साहब कैसे हकाला करते थे, जो लोग नालायकी करते थे। हमेशा एक बात सियासत में, मैं क्या पूरा शहर मानता है कि लीडर बहुत से आए, लीडर बहुत से आएंगे, मगर आदमी को पहचानने की जो हुनर निहाल साहब में था वो मालेगांव शहर के किसी लीडर में नहीं है, मुझ में भी नहीं है। लेकिन निहाल साहब में जो हुनर था, आप याद रखो, जो लोग निहाल साहब की हयाती में निहाल साहब को छोड़कर चले गए, आज वो निहाल साहब के नाम से अपने आप को बोलते हैं कि हम निहाली है, हम हलाली हैं। वो हलाली, उस पर हम बात भी बोल सकते हैं, मगर मैं नया पूरे जैसे स्टेज पर जहां मेरी माए बहनें मेरी बात सुन रही है, वहां से कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। आप सोचिए, जो निहाल अहमद के जिंदा रहते वक्त उनकी मुखालफत में चले गए, वो आज क्या हमारी मुखालफत की बात करते हैं? कोई नई बात नहीं हुई है। जो निहाल अहमद के जिंदा रहते वक्त साथ छोड़कर चले गए, वो हमारे साथी कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है। आज कोई नई बात हो रही है ऐसा नहीं है। शहर नए सिरे से जुड़ रहा है, शहर में एक तब्दीली है, शहर ये मान रहा है कि इस शहर में 25 साल से ये मिली जोड़ है। आसिफ शेख खानदान जब 1999 में इलेक्शन लड़ने आए तो मुझे बताओ नयापुरे के लोगों, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने नयापुरे में ही वो भी रहते हैं, हो सकता है मेरी आवाज उन तक भी जा रही हो, वो इनकार करेंगे क्या कि उन्होंने शेख रशीद के हक में फतवा नहीं दिया था? अगर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं अपने मकान में अगर है तो, अगर वो अपने मकान में है तो आज शाम तक बोल दें कि उन्होंने शेख रशीद के हक में फतवा नहीं दिया था क्या 1999 में? उसी निहाल अहमद को हराने के लिए जो नयापुरे से हिंदुस्तान की एक पहचान बनाई, उसी निहाल अहमद को हराने के लिए जिसके नाम से मालेगांव पहचाना जाता था, उस निहाल अहमद को हराने के लिए जो अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया, उस निहाल अहमद को हराने के लिए जो अपनी कब्र में भी बाबरी मस्जिद और फिरका परस्तों के खिलाफ काली फिट लगा के चला गया, उस निहाल अहमद के लिए जिसके खिलाफ कभी मुखालिफ लोगों ने ये नहीं बोल पाए कि इन्होंने बदनवानी की है, उस निहाल अहमद के खिलाफ 1999 में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने फतवा दिया था कि नहीं दिया था? आज शाम तक मुफ्ती साहब इस पर बोले कि नहीं दिया था। 2004 का वापस इलेक्शन आया, 2004 के इलेक्शन में वापस शेख रशीद की हिमायत में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब आपने फतवा दिया था कि नहीं दिया था? जब आपको समझ रहा था कि 1999 की लड़ाई एक अच्छाई और बुराई की लड़ाई थी, उस वक्त निहाल साहब कहते थे कि मुझे नहीं यकीन आता कि निहाल अहमद के सामने कोई जुआरी शराबी उम्मीदवार चुन के आ सकता है। उस वक्त नारा था कि एक जुआरी, एक शराबी निहाल अहमद के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है जो कभी चुन के नहीं आएगा। उस वक्त के बहुत बड़े आलिम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने एक जुआरी और शराबी के हक में फतवा क्यों दिया था, इसका जवाब आज 25 साल के बाद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को देना ही होगा।
कोई बात सियासत में एक वक्त होता है कि रह जाती है, बात हमेशा सियासत में पलट के आती है। बात पलट के आई है कि निहाल अहमद जैसे आदमी को 1999 में हराने के लिए एक जुआरी शराबी जिसके बारे में बोला जाता था, आज वो मरहूम है, अल्लाह उनकी मगफरत करे। मगर उस वक्त जो इलेक्शन का प्रचार था उसमें आपने निहाल अहमद के खिलाफ फतवा दिया था कि नहीं दिया था? जब जब कारपोरेशन में शेख रशीद खानदान को ताकत देने की बात आई, पूरा शहर कोई बता दे, आज रात तक मैं टाइम देता हूं, इनके हवारी मवारियों को भी टाइम देता हूं जो बड़े निहाली बनते हैं, आके बता दे कब निहाल अहमद के घराने ने, शान हिंद ने, बुलंद इकबाल ने या मैंने, हमने कभी सियासी ताकत देने की कोशिश की है? हर वक्त मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने शेख रशीद खानदान को सियासी ताकत इसलिए दी है कि निहाल अहमद जैसा लीडर, निहाल अहमद के मानने वाले निहाली लोग कमजोर पड़ जाएं। अगर तारा मैडम को मेयर बनाने की बात आई तो किसने मेयर बनाया? अगर खलील दादा को चेयरमैन बनाने की बात आई तो किसने चेयरमैन बनाया? वो हमको बोलेंगे कि उसूलों से हम हट गए। ये पूरा शहर जानता है कि आज भी हमारे मुखालिफ हम पर ये इल्ज़ाम भी नहीं लगा पाए, साबित करना तो दूर की बात है कि हम बदउनवानी करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, चोरी करते हैं। जो खानदानी सियासत का खात्मा करने आए थे वो अब अपने लड़के का बड़ा बड़ा फोटो पूरे प्रचार में लगा रहे हैं, जिसे ना बोलना आता है, ना पढ़ना आता है, ना लिखना आता है, जिसने कभी राशन कार्ड का एक फॉर्म नहीं भर सका, अब उसके बड़े बड़े फोटो लगते हैं। ये लोग इस शहर की क़यादत करेंगे। आप एक बात समझ लीजिए, यही मुफ्ती साहब, अगर आज उनकी तबीयत खराब थी तो हम गए थे हॉस्पिटल, हमने अल्लाह से यही दुआ की कि अल्लाह शिफा दे और ताकत से इलेक्शन लड़े। उनका लड़का गेट पर खड़ा था, उबैदुर रहमान, मैंने उससे कहा कि मुफ्ती साहब की अच्छी से खेत वो देखभाल करो और पूरी ताकत से उनको मैदान में लाओ इलेक्शन लड़ने के लिए। हम भी चाहते हैं कि एक अच्छे बहादुरी वाले इलेक्शन हो, ऐसा इलेक्शन ना हो कि कोई बहुत कमजोर है। लेकिन क्या मैं बोलूं, सियासी तौर पर बिल्कुल कमजोर हो गए हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब सियासी तौर पर इस शहर में कमजोर हो चुके हैं। उनका इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ कुछ हिस्से में बचा है, यहाँ तक के बाहर के हिस्से में उनका इलेक्शन भी नहीं बचा है। वो खुद अपने लोगों को बुलाकर हॉस्पिटल से आने के बाद ये बोल दिए कि हम अब लगता है कि इलेक्शन हमारे हाथ से निकल गया। अब नहीं लगता, अव्वल दिन से इलेक्शन इनके हाथ में था ही नहीं। इन्हें इलेक्शन लड़ने वाले लोग नहीं मिले, इनको इलेक्शन लड़ने वाली समझ नहीं मिली, और 5 सालों में कोई ऐसा काम नहीं किया पूरे इलेक्शन के दौरान जिसको ये बता सके। हम सिर्फ इलेक्शन लड़ने नहीं आए हैं, हम 5 साल का पूरा प्रोग्राम शान की गारंटी के तौर पर आपके सामने रख कर बात कर रहे हैं। हम मुस्तकबिल में क्या करेंगे इसकी भी बात कर रहे हैं। हमने देखा आज बड़ी बड़ी शहर से, हर हिस्से से समाजवादी को हिमायत मिल रही है। मुफ्ती साहब को भी हिमायत मिली, जमीयतुल उलमा की मदनी रोड की हिमायत मिली। मुझे बताओ, जमीयतुल उलमा के लोगों आपने हिमायत दी, ठीक है, अच्छी बात है, हमारा उस पर एतराज नहीं है, मगर जमीयतुल उलमा एक मजहबी तंजीम है और इलेक्शन जो है एक सियासी प्लेटफॉर्म से लड़ा जा रहा है। और अगर अच्छाई और बुराई का इलेक्शन है तो सिर्फ समाजवादी का पूरे कैंपेनिंग में स्टेज देख लो और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का स्टेज देख लो, अच्छाई और बुराई का फर्क आपको वाज़ेह हो जाएगा। अगर जमीयतुल उलमा ने हिमायत दी है तो जमीयतुल उलमा रुपया पैसा भी इलेक्शन लड़ने के लिए दे दे, जिस तरह 2019 में 50 लाख रुपया दिया था। क्या ये बात झूठ है? क्या जमीयतुल उलमा की जिम्मेदार भी कुछ नया पूरे में रहते हैं, वहां तक भी मेरी आवाज जा रही होंगी तो वो बताएं कि मुझसे साल भर जमीयत के लोगों ने जो मेरे हाथ में 50 लाख रुपया इलेक्शन लड़ने के लिए मुफ्ती इस्माइल के लिए दिया था, मुझसे तकाजा किए कि नहीं किए? मैं जब ये बोला कि आप उनको पैसा दिए हो, आप उनसे बात करिए, वो आपके सदर हैं, उसके बाद क्या हुआ इसका इल्म मुझे नहीं है। अगर आज आपने हिमायत दी है
तो जमीयत को अगर लोग पैसा देते हैं ज़कात का, सदके का, तो अवाम की फलाह बहबूद के लिए दिया जाता है या असेंबली में इलेक्शन लड़ने के लिए दिया जाता है, इसका भी फैसला अवाम को करना होगा। मैं यही बोलूंगा दोबारा, इस बार तो 5 साल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने वो पैसा कमाया है कि कोई इतना पैसा नहीं कमा सकता। उसके बाद भी अगर जमीयत को लगता है कि उनको पैसा भी देना चाहिए तो आप पैसा भी दे दीजिए उनको इलेक्शन लड़ने का, जिस तरह 2019 में आपने दिया था। मेरा सिर्फ बताने का एक ही मकसद है कि आप सोचिए, घर में बैठी हुई मेरी माएँ बहनें सोचे, नयापुरे के लोग सोचे कि हम एक सियासी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम मजहबी इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, एक दस्तूरी मुल्क में रहते हैं जहां सबको बराबर का हक है। आलिम को इलेक्शन लड़ने का भी हक है। और मैं ये बोलूँगा कि और भी अगर उल्मा इलेक्शन में आना चाहते हैं, कारपोरेशन में या दूसरे इलेक्शन में आइए। इलेक्शन में आने के लिए कोई पाबंदी जमहूरी मुल्क में नहीं है, मगर इलेक्शन में आने के बाद, सियासत में आने के बाद आप नाकाम रहे। इन 25 सालों में आपने जब शेख रशीद को हिमायत दी, ना उनसे कोई काम करा सके, ना आप खुद कोई काम कर सके। इसलिए इस 25 साल की मिली जोड़ के खात्मे के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए शहर में तंग होती गलियों को और ट्रैफिक का निज़ाम को देखिए, एजुकेशन क्या हो गया है हमारा वो देखिए, रोजगार देखिए, हेल्थ देखिए। इन सब मसाइल पर अगर आपको कोई अच्छा उम्मीदवार दिखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शान-ए निहाल अहमद है, जो पढ़ी लिखी है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन समझता है, जिसको कानून समझता है, जिसको सरकारी दफातर में काम करने वाले लोगों को से किस तरह से काम लिया जाए ये समझता है। बोलने का मतलब ये है कि बहुत सोच समझ के वोट दीजिए। हमने कभी किसी का बीमारी में मजाक नहीं उड़ाया। हम कोई बहुत बड़े आलिम हैं या हम बहुत मजहबी तौर पर बहुत अपने आप को दानेश्वर समझते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी जब निहाल साहब 2009 का इलेक्शन लड़ रहे थे, कल ही मैं बोला ख़ियाबान निसात चौक के जलसे में 82 साल की उम्र थी, 90 साल के इंतकाल के 2 दिन पहले तक निहाल साहब ने लोगों का काम किया है। 82 साल की उम्र में अगर वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो ये बात गलत है क्या कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने, ओ नयापुरे के लोगों, ये बात गलत है क्या मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने ख़ियाबान निसात चौक के जलसे से कहा था कि हवा से चलते हैं, दवा से चलते हैं, टेका लगा के चलते हैं, पैर में पेशाब कर देते, ये उनकी बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया गया था क्या? अगर आज आपको कोई टेका दे रहा है तो इसका मतलब ये है क्या कि हम इस तरह की बात बोले? एक ज़ईफ़ी में अगर बीमार निहाल साहब थे तो आपने बड़े स्टेज से उनका मजाक उड़ाया। आज जो आप कर रहे हो ये पूरे शहर को समझ रहा है कि कोई आदमी बंबई से निकलता है आलीशान गाड़ी में और टेरा फाटे पे आकर एम्बुलेंस में लेट जाए, ये बात गैर मुनासिब लगती है, बिल्कुल मुनासिब नहीं लगती। इलेक्शन लड़िए, आप अपनी बात रखिए, आप तकलीफ में है तो वो बताइए, मगर छचन और नौटंकी से इलेक्शन मत लड़िए, खुदा के वास्ते। इतनी नौटंकी तो मुमकिन नहीं लगती कि कोई आदमी की वीडियो और फोटोज आ जाए, वो 2 व्हीलर पे पीछे बैठ के शहर में घूम भी रहा हो और उसके बाद स्टेज पर चलने के लिए उनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। ये नौटंकी मुफ्ती साहब मत करिए। आपकी तबीयत खराब है तो आप उसके लिए दवा गोली करिए, इलाज करिए। आप अगर बम्बई से टेरा फाटे तक एक आलीशान गाड़ी में आ सकते थे तो क्या जरूरत थी टेहरे से 2-2 एम्बुलेंस में आपको लिटा कर लाने की? ये बात गैर मुनासिब है, ये इलेक्शन में नहीं होना चाहिए। इलेक्शन मुद्दों पे लड़िए, आपने क्या किया है, आप क्या करने वाले हो, इस पर लड़िए। सिर्फ निहाल अहमद के बेटी को और उनकी बीवी को आपके स्टेज से बुरा भला बोला गया, उसके बाद आपने कुछ नहीं बोला। मैं शान-ए-हिंद का इसलिए शुक्रिया अदा नहीं करूंगा कि वो बीवी है
है या समाजवादी की लीडर है। मैं इसलिए शुक्रिया अदा करूंगा कि जब आमीन फारूक कल खैबान निसार चौक से कुछ बातें बोलना चाहता था, जो आम बातें हैं, लोगों में जो बातें चलती हैं, मगर शाह ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात मत बोलना जो किसी की जातियात पर हो। कल इसी स्टेज से निहाल अहमद के खिलाफ जातियात पे बोला गया, आपको उसका भी बदला लेना है। आपको 20 नवंबर को 6 नंबर की बटन साइकिल निशान पर सिर्फ इसलिए वोट देना है कि आपके शहर की तामीर और तरक्की हो, और उन लोगों को जन्नाटेदार तमाशा मारो जो निहाल अहमद की हयाती में उनका साथ छोड़ दिए थे। आप जब वोट देने जाओ तो 6 नंबर की बटन दबाकर नयापुरे के लोगों पे मुझे उतना भरोसा इस बार है, उसकी वजह है कि निहाली लोग नयापुरे के जाग गए हैं। मैंने 20 साल में ऐसा नहीं देखा कि निहाली लोग इस तरह से मेहनत और काम करते हुए दिखे जिस तरह से मैं इस बार देख रहा हूं। आप लोग 2 दिन इलेक्शन संभालिए, अब इलेक्शन का प्रचार खत्म हो रहा है। आप घर घर जाइए, लोगों को समझाइए ये इलेक्शन में तब्दीली क्यों जरूरी है, निहाल साहब का दबदबा कौन ला सकता है। निहाल साहब के जो बीमारी का मजाक उड़ाए, नयापुरे वालों सुन लो, अगर ये बात गलत है तो मुफ्ती साहब रात तक शाम तक आकर बोले। मैंने 2 सवाल उनसे किया है, वापस करके अपनी बात खत्म करूंगा। 1999 में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने शेख रशीद के हक में वोट की अपील की थी कि नहीं की थी। 2004 के असेंबली इलेक्शन में शेख रशीद की हिमायत में निहाल साहब के खिलाफ अपील की थी कि नहीं की थी। और जब निहाल साहब की तबीयत बिगड़ी तो उनका मजाक उड़ाया था कि नहीं उड़ाया था, उनकी बीमारी का मजाक बनाया था कि नहीं बनाया था। इन 2 सवालों का जवाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब शाम तक मीडिया के सामने आकर दे सकते हैं। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। शुक्रिया। अपने इलेक्शन की तशहीर के आखिरी वक्त मैं यहाँ अपनी बातें रखने आई। मेरा दिल बहुत दुखा जब कल यहाँ के स्टेज पर मेरे ताल्लुक से, मेरी माँ के ताल्लुक से बोला गया। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरे स्टेज से ही क्या, किसी भी स्टेज से किसी औरत जात के बारे में दिल आजारी की बातें, ख्वाह वो भले ही कोई गलती कर बैठी हो, लेकिन औरत जात की अजमत को बरकरार रखने के लिए मैंने हमेशा अपील की है कि चाहे वो शेख आसिफ का स्टेज हो, चाहे वो मुफ्ती साहब का स्टेज हो, चाहे मेरा स्टेज हो, किसी औरत जात, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी के खिलाफ कोई नाज़ेबा जुमला न बोला जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि शहर के आलिम के स्टेज से कल मेरे ताल्लुक से मेरी माँ जो बुजुर्ग 70 साल की उम्र में है, उनके ताल्लुक से बोला गया। मेरी माँ वो ये नहीं सोचे कि वो निहाल अहमद जो मालेगांव शहर के एक लीडर बड़े रहे हैं, उसका इलाका है जहाँ वो बोल रहे हैं निहाल अहमद की बीवी को, वहीं मौलवी उस्मान की वो बहू थी। इसके बावजूद मेरी माँ के खिलाफ इस स्टेज पर बोला गया और मुफ्ती साहब ने उनको मना नहीं किया। मैं मजम्मत करती हूँ ऐसी सोच की जहाँ औरतों की इज्जत को बरकरार नहीं रखा जाता, औरतों की इज्जत का लिहाज नहीं किया जाता। मुफ्ती साहब, आप आलिम हो, आप मुफ्ती हो, लोग अपने मसाइल, अपनी बातें, अपने राज आपके पास लाते हैं, इसलिए इस उम्मीद से कि आप उसको दिलों में आपके अल्लाह की अमानत समझ के कैद रखोगे, लोगों के राज को स्टेज पे नहीं लाओगे, लेकिन इलेक्शनी फायदे के लिए आपने उन बातों को भी लोगों के सामने पेश किया जिससे किसी इलाके की, किसी औरत की इज्जत पर दाग लगता हो। इस बात की मैं मजम्मत करती हूँ। मालेगांव शहर आज बिल्कुल खंडर बन गया है। मैं औरत होके हिम्मत कर रही हूँ इस शहर को निकालने की। मैं जिस हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ रही हूँ, महाराष्ट्र में, वो जमहूरी मुल्क है। मैं आज सुन रही हूँ कि मेरे खिलाफ दीन की रोशनी में कोई प्रचार करते हैं। अरे मालेगांव कारपोरेशन में औरत को टिकट तुम भी देते, औरत तायरा शेख रशीद को मेयर बनाए तुम भी, और जब मुफ्ती साहब का इलेक्शन था तो घर घर वोट मांगने यही शान हिंद को
मुफ्ती साहब मुझे फ़ोन करते थे और बोलते थे फला जगह चले जाओ शान हिंद, वहाँ जाने से फ़र्क पड़ेगा, वहाँ चले जाओ। मुझे जब बोला गया और जब मैं आज मालेगांव शहर की खवातीन की नुमाइंदगी करने के लिए इलेक्शन लड़ रही हूँ, तो अपने फ़ायदे के लिए तुम नई नई बातें कर रहे हो। हाँ, मैं औरत हूँ, मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ और मुझे इस बात का फक्र है। मैं औरत होकर इलेक्शन लड़ रही हूँ और मुसलमान औरत होकर इलेक्शन लड़ रही हूँ। ये याद रखो, पूरे महाराष्ट्र में न कांग्रेस ने किसी मुसलमान औरत को टिकट दिया, न एनसीपी ने किसी मुसलमान औरत को टिकट दिया, न शिवसेना ने किसी मुसलमान औरत को दिया। मुझे फक्र है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ने मुसलमान औरत को, पूरे महाराष्ट्र में मैं वाहिद मुसलमान औरत हूँ जो इलेक्शन लड़ रही हूँ। और आप याद रखो औरतों कि आप सिर्फ मालेगांव से एक मुसलमान खातून को नहीं, पूरे महाराष्ट्र से एक मुसलमान खातून को चुन कर दोगे, ये जिम्मेदारी मालेगांव शहर की औरतों पर है। जब केवाईसी के नाम पर नदी के उस पार रात रात भर बुर्का पोश खवातीन अपने मासूम बच्चों को लेके रात रात भर वहाँ गुजारती हैं कि सुबह बैंक में नंबर लग जाएगा, तो जब कोई नहीं जाता उनसे पूछ रहे कि तुम रात भर यहाँ रहोगी, तुम्हारी हाजत के लिए तुम कैसे जाओगी, तुमको यहाँ बेपर्दगी ना हो, कोई शर पसंद आके तुम्हारा बुर्का ना खींच ले, जब कोई लीडर वहाँ क्यों नहीं जाता? जब हमारी कौम मिल्लत की कोई बात नहीं सोचते? यहाँ से रोजाना चांदवड़ कई लड़कियाँ बस से जाती हैं तालीम हासिल करने के लिए। ये समझो, जो लड़की, मुस्लिम लड़की यहाँ से चांदवड़ रोज़ाना जाती होगी और चांदवड़ से मालेगांव आती होगी, तो उसके माँ बाप, उसके घर वाले, उसके भाई के दिलों में कितना खौफ रहता होगा कि आज बुर्के वाली खवातीन के साथ कैसे सुलूक होता है। उसका इंतज़ाम तुमने मालेगांव शहर में कोई कॉलेज लाके क्यों नहीं कर दिया कि हमारे शहर की, हमारे कौम की बच्ची जाएगी तो उसके साथ कोई वाक़या ना हो जाए? ये क्यों नहीं सोचा आपने? 5 साल में नहीं, आप 10 साल एमएलए रहे, आपने ये चीज क्यों नहीं सोची? मालेगांव शहर की आज औरतें महफूज नहीं हैं। जिस तरह शेख रशीद, शेख आसिफ का घराना मालेगांव शहर में गैर कानूनी कारोबार, सट्टा, जुआ और नशे का कारोबार पूरे मालेगांव शहर में फैला हुआ है, और ये 5 साल में इस कदर नशे का जाल मालेगांव शहर में फैला है कि मुफ्ती साहब आप ही एमएलए थे, लेकिन आप इसको रोक नहीं पाए। बल्कि आप देखो, जो हमारी स्कूलें थी, प्राइमरी स्कूलें, धीरे धीरे उसको खंडर बना के नशे का अड्डा बना दिया गया। लेकिन मुफ्ती साहब आप ये नहीं सोचे कि मालेगांव शहर की तालीमी नुकसान गरीब के बच्चे का होगा और वहाँ खंडर बन गया और वहाँ नशे का अड्डा बन गया, उसको तुम रोक नहीं पाए। समझ लो मेरी शहर की माओं और बहनों, अगर ये नशे का जाल इस तरह मुसलसल मालेगांव शहर में फैलता रहेगा तो तुम ये समझते हो कि हम पक्के इलाके में रहते हैं, हमारी दीवारें पक्की हैं तो हमारे घर की इज्जत महफूज होगी? ऐसा नहीं है। जब इस घर, तुम्हारे घर से निकल के बच्चियां, बेटियां, बहनें निकलेंगी तो इस बात का तुमको फिक्र होना चाहिए कि किसी नशे के हैवान, नशा करने वाले हैवान का ये शिकार ना हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि मालेगांव शहर से नशे के कारोबार को ख़त्म करना है। और याद रखो, सिर्फ निहाली सोच, निहाली खून इस चीज़ को ख़त्म कर सकता है। आप मालेगांव शहर की खवातीन और ख़ास तौर पर मेरी नयापुरे की खवातीन ये याद रखो कि तुम मालेगांव से शान हिंद को चुनकर सिर्फ नहीं दोगी, तुम पूरे महाराष्ट्र से वाहिद मुसलमान औरत को चुन के देने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं न सिर्फ मालेगांव की खवातीन बल्कि पूरे महाराष्ट्र की मुस्लिम औरतों की नुमाइंदगी करने के लिए ऐवान में रहूंगी। 10 साल जिनका तुमने देख लिया, 15 साल शेख रशीद और शेख आसिफ का आप लोगों ने देख लिया, लेकिन मालेगांव शहर खंडर बन गया। आज हमारी मस्जिदें महफूज नहीं है, हमारे मदारिस महफूज नहीं है। उसको बचाने के लिए मालेगांव शहर से पढ़ी लिखी मुस्लिम खातून को चुन कर देने के लिए आप मेरा साथ दें। मैं एक अज़्म के साथ इलेक्शन लड़ रही हूँ कि मालेगांव शहर में तब्दीली लाना है। मुझे तब्दीली
उस बात की कि आज महंगाई के वक्त में अकेले मर्द का अपने घर का रोजगार करके कफालत करना ये बड़ा मुश्किल हो गया है। औरतें घरों में रह के रोजगार करना चाहती हैं, पर्दे में रहकर अपने बच्चों को संभाल कर। मैं इस बात की कोशिश करूंगी आप खवातीन की कि आप घर बैठे रोजगार हासिल कर पाए हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक। आज मैं देखती हूँ मालेगांव शहर की औरतें नक टाकने का काम करती हैं, कहीं औरतें गोंद चुनती हैं, कहीं इमली फोड़ती हैं, कहीं टोपी बनाती हैं, लेकिन उनसे मेहनत ज्यादा और उसकी उजरत कम मिलती है। आप लोगों ने इस निहाल अहमद की बेटी शान हिंद का साथ दिया, तो मैं इस बात का वादा करती हूँ कि आप खवातीन को घर बैठे हुकूमत की तरफ से रोजगार का इंतजाम करूंगी, ताकि जिनके शौहर नहीं है, जो अलायदगी इख्तियार कर चुके हैं, बेवा हैं, वो अपने बच्चों की कफालत कर पाए। अगर आप ये समझ लो जब घर की कफालत करना आसान हो जाएगा तो जरूर हमारे घर में आसानी होगी। जब घर की कफालत करना औरत के लिए मुश्किल होता है तो समझ लो वो आवारगी की तरफ जाती है, और जब एक औरत आवारा होती है तो नस्लें बिगड़ जाती है। तो ये अगर मैं घर में बैठे औरतों को रोजगार दूंगी तो समझ लो ये है सबसे बड़ा इस्लाह मोशरा, कि मोशरे से आवारगी को खत्म करने के लिए मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस काम को लाने की कोशिश करूंगी। मालेगांव में निहाल साहब के वक्त में पीले कार्ड 42,000 पीले कार्ड बनाए गए। उसके बाद से मुस्तहिक परेशान लोग खानदान इस बात के लिए तरसते हैं कि पीले कार्ड बनाए जाएं, लेकिन कोई एमएलए न शेख रशीद, न शेख आसिफ, न मुफ्ती साहब मुस्तहिक लोगों के लिए पीले कार्ड उस तादाद में नहीं बनवा पाए, बल्कि केसरी कार्ड पर जो अनाज मिलता था वो भी आज बंद हो गया है। मैं आपसे इस बात का वादा करने आई हूँ कि जिस तरह निहाल अहमद साहब ने आपके पीले कार्ड बनवाए और केसरी कार्ड पे निहाल साहब के वक्त में अनाज मिलता था, उसी तरह मैं दोबारा केसरी कार्ड पर अनाज बनवाना, अनाज मिलना और दोबारा पीले कार्ड बनवाने के लिए कोशिश करूंगी। आप लोग मेरा साथ दें। आज मालेगांव शहर में जो प्राइवेट स्कूल का निज़ाम है वो इतना महंगा हो गया है कि गरीब अपने बच्चों के लिए एडमिशन कराना और डोनेशन भरना ये इंतहाई मुश्किल है। और इस वक्त अगर आपने मेरा साथ दिया तो जो प्राइमरी स्कूल शेख रशीद, शेख आसिफ खानदान का जुए और सट्टे का अड्डा बन गया है, उसको दोबारा पायदार स्कूल जिस तरह रईस शेख ने बनाया भिवंडी में प्राइमरी स्कूल को, वैसा बनवा कर दोबारा से जो 1ली से 7वीं का निज़ाम है उसको 1ली से 10वीं तक का करवा के कि ताकि गरीब के बच्चे भी 10वीं तक की तालीम हासिल कर पाए। देखो अगर प्राइमरी स्कूल दोबारा जारी हो गई तो उससे क्या क्या फायदे होंगे। एक तो गरीब का बच्चा तालीम हासिल कर पाएगा सस्ती की पैसे में, दूसरा जो बेरोजगार टीचर हैं बीएड डीएड वो नौकरी नहीं मिल पाती, वो प्राइमरी स्कूल में नौकरी करेंगे। और जो खंडर हो गई है और शेख आसिफ घराने का नशे का अड्डा जो स्कूल बन गई है वो उनका नशे का कारोबार खत्म होगा। इस तरह मालेगांव शहर के लिए सबसे बड़ा इस्लाह मुआशरा का काम होगा। मैं आपसे ये दरख्वास्त करने आई हूँ कि आपकी नल पट्टी, आपकी घर पट्टी इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग परेशान हैं। जबकि साथी निहाल अहमद साहब के वक्त में वो 60 रुपये और 100 रुपये होती थी। मैं आपसे इस बात का वादा करने आई हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो बेजा घर पट्टी और नल पट्टी जो है, जो हमारे बजट को तोड़ देती हैं, महंगाई हमारे सर पर बैठी हुई है, इसको ख़त्म करने के लिए मैं कोशिश करूंगी। खास तौर पे पावर बिल न सिर्फ कारखानेदार बल्कि दुकानदार और घरों में जो पावर बिल का एक इतना बड़ा बिल आता है, जहां हमारा बिल पहले सैकड़ों में आता था आज हजारों में होता है, हमारा मीटर बदल दिया गया है। तो आप याद रखो कि आपने मेरा साथ दिया तो ये पावर कंपनी की जो मस्ती है इसको ख़त्म करने के लिए मैं कोशिश करूंगी। और मैं इस दावे से बात करती हूँ कि आज अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं अकेली मुस्लिम
मुस्लिम एमएलए रहूंगी पूरी महाराष्ट्र में लेडीज, और मेरे साथ अखिलेश यादव होंगे जो हिंदुस्तान में एक बड़ी ताकत रखते हैं। वही अखिलेश यादव से वादा करवा के मैं ये बोल रही हूँ कि जो कारखानेदार आज परेशान हैं उनको उनकी कपड़े की लागत ज़्यादा होती है और मुनाफा बहुत कम मिलता है। आप लोगों ने मेरा साथ दिया। जो सूद के दाम में उतार चढ़ाव होता है, मुस्तहकम नहीं रहते, और जो व्यापारी सिंडिकेट बना के एक बात तय कर लेता है कि इसकी कीमत में कपड़े खरीदना है और हमारे कारखानेदार मजबूर होते हैं। तो इसलिए मैं ये कोशिश करूंगी कि सूद के दाम की मुस्तहकम रहे कुछ वक्त के लिए, और जो कपड़ा हम एक मारवाड़ी और गुजराती लोगों को बेचते हैं, हुकूमत हिंदुस्तान, हुकूमत महाराष्ट्र बुनकरों से कपड़ा खरीदे ताकि ये जो मस्ती करते हैं सिंडिकेट बनाकर व्यापारी वो खत्म हो जाए। आज शहर का मजदूर परेशान है कि उनको मेहनत ज़्यादा होती है और उनके लिए कोई स्कीमें नहीं है। जिस तरह कामगार लोगों के लिए हुकूमत ने मंडल बनाया है, मजदूरों का मंडल, उसी तरह बुनकरों मजदूर के लिए मंडल बनवा के ताकि तुम्हारे हाथ साथ में हुकूमत से तुमको सहूलत मिले, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए तुमको सहूलत मिले। ये कोशिश मैं करूंगी, लेकिन ये कोशिश मैं कब करूंगी? जब आप लोग मेरा साथ देंगे। 10 साल मुफ्ती इस्माइल साहब का आपने देख लिया, 15 साल शेख रशीद और शेख आसिफ का आपने देख लिया। ये शहर नाकारा हो गया है। इनके पास इनके स्टेज पे कोई बात ऐसी नहीं है, कोई खाका नहीं है कि मालेगांव शहर के लिए इन्होंने क्या काम किया और ये क्या करने वाले हैं। खास तौर पे मैं नयापुरे के लोगों को बोलना चाहती हूँ, मजहबी बात को किनारे रखे, अपने दिल पर हाथ रख के एक बात बोलिए, एक काम इनका ऐसा बता दीजिए जिसकी वजह से इनको वोट देना चाहिए। आज स्टेज से औरतों की इज्जत उछाली जाती है और जब वक्त पड़ता है इलेक्शनी प्रचार करना होता है तो वही औरतों को जमा करके दुआएं सेहत करवाई जाती। आप ये समझ ले कि आप लोगों का किस तरह इस्तेसाल हो रहा है। मैं शान हिंद निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान की बेटी आपसे ये दरख्वास्त करने आई हूँ कि अगर मालेगांव शहर में मस्जिद में इमामों के साथ गलत सलूक हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज एक जाहिल और नशा करवाने वाला खानदान शेख आसिफ का मस्जिदों के इमामों की तजलील कर रहा है, तो मस्जिदों तक सियासत को लाने वाला कौन है? मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 1999 का इलेक्शन था, मेरे वालिद साथी निहाल अहमद साहब ने आफ्ताब सर को जो मदरसा उस्मानिया चलाया करते थे उनको बुलाया इलेक्शन से पहले और ये बोला कि आफ्ताब अहमद इलेक्शन आ रहा है, तुम क्या करोगे? तो आफ्ताब भैया बोले कि बाबा मेरी तरफ से जो कोशिश होगी मैं करूंगा। निहाल साहब बोले कि तू इलेक्शन के लिए मेरे लिए कुछ नहीं करेगा, यहाँ तक के तू न जलसे में नजर आएगा न तेरे मदरसे में कहीं मेरे ताल्लुक से बोलेगा, क्योंकि तू दीन की खिदमत कर रहा है। अगर कहीं तूने तेरी मजहबी गाह से तेरे मदरसे से मेरा नाम लिया तो कल को मेरे सियासी मुखालफिन तेरे मदरसे को नुकसान पहुंचाएंगे। और इसलिए निहाल साहब ने किया ताकि उस मदरसे की तौहीन न कर पाए कोई सियासी आदमी, उसकी मुकद्दसपन उसकी तजलील न हो। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि मस्जिद और मदरसे तक सियासत पहुंची? निहाल अहमद यहाँ रहे लेकिन कभी मदरसे जामुतुस्सौलिहात और मदरसे उस्मानिया का अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं की। अल्लाह के वास्ते मस्जिद और मदरसों की हुर्मत को कायम रखो। मालेगांव शहर के लोग, कोई 2 कौड़ी का नशेड़ी और गलत कारोबार करने वाला कोई आलिम को सवाल न करे, कोई इमाम पर इल्जाम न लगाए, ऐसी नौबत मत आने दो। किसी तरह का सियासी प्रचार मत करो, वहां से हमारे मजहबी गाह की हुर्मत को कायम रखो। अल्लाह के वास्ते मैं ये दरख्वास्त करती हूँ। मैं आखिरी फिर मालेगांव शहर की खवातीन से ये दरख्वास्त करती हूँ कि मैं एक औरत होके निहाल अहमद की बेटी निहाल अहमद के इंतकाल के बाद, बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद अकेली होकर औरत होके मेरी 2 बच्चियों की परवरिश करते हुए मैं आज इतनी हिम्मत कर रही हूँ। और जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं
अल्लाह उनसे पूछेगा। मैं माली तौर पर इतनी मुस्तहकम हूँ, हम कभी अपने उसूल से झुके नहीं, हम कभी अपने उसूल से हटे नहीं। मैं अल्लाह को गवाह रख के इस बात का वादा करती हूँ कि मालेगांव शहर जो भरोसा मेरे ऊपर करेगा वोट देकर, इंशाअल्लाह उस भरोसे को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। और मैं इस बात का वादा करती हूँ कि मालेगांव शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और पूरे महाराष्ट्र से अकेली मुसलमान खातून मैं उम्मीदवारी कर रही हूँ बड़ी पार्टी से। आप इस बात का लिहाज रखते हुए मेरे निशान साइकिल पर 6 नंबर का बटन दबाकर, वो 6 नंबर जो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी और साथ ही निहाल अहमद साहब ने अपने आस्तीन पे काली पट्टी लगा के एहतजाज किया था, और ये एहतजाज, ये वादा साथी निहाल अहमद साहब ने अपने मरने के बाद तक अपनी कब्र में काली पट्टी लगाकर एहतजाज किया। निहाल साहब की वसीयत थी कि मैं मर जाऊं तो ये काली पट्टी मेरे साथ मेरी कब्र पर जाएगी। वो वादे को रखा था। तो 6 दिसंबर को याद रखते 6 नंबर बटन साइकिल निशान पर वोट देकर तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी आपसे गुजारिश करती है कि मुझे इस इलेक्शन में मालेगांव शहर की तब्दीली में आप साथ दें, मुझे वोट दें। ये मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस शहर की माएँ बहनें न सिर्फ मालेगांव की तब्दीली के लिए बल्कि पूरे महाराष्ट्र की वाहिद मुसलमान लेडीज उम्मीदवार के लिए वोट करेंगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ।